कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण की। और इसके पहले इस्लाम के विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की स्थापना एक सैनिक धार्मिक राज्य के रूप में हुई और इसके संस्थापक थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इन्होंने इस्लाम की स्थापना की और एक सैनिक धार्मिक राज्य के रूप में इस्लाम की स्थापना हुई। 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना आ गए, है ना। इसलिए तो मदीना को पैगंबर का नगर कहा जाता है। इन्होंने कई युद्ध जीता और संपूर्ण अरब में एक राष्ट्र की भावना को भरने का काम किया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम की स्थापना एक सैनिक धार्मिक राज्य के रूप में हुई थी। और इसके थ्योरी ऑफ किंगशिप की अगर हम बात करें, राजत्व के सिद्धांत की बात करें, तो एक स्पष्ट संदेश था जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया था और संपूर्ण विश्व के लिए, कि संपूर्ण विश्व में एक ही राज्य होगा जो होगा इस्लामिक राज्य। एक ही धर्म होगा जो होगा इस्लाम, एक ही जाति होगी जो होगा मुसलमान, और एक ही धर्म ग्रंथ होगा जो होगा कुरान। इसलिए जब संपूर्ण अरब में इस्लाम का पताका लहराने लगा तो इनके अंदर एक धार्मिक उन्माद था, एक मिशनरी जीन था, जहां पर इस्लाम के प्रसार का भी और अपने इस्लामिक राज्य को पूरी तरह से दृढ़ता के साथ स्थापित करने का भी, है ना। पैगंबर मोहम्मद ने का कोई उत्तराधिकारी उन्होंने किसी को बनाया नहीं। उनके बाद जो खलीफा थे ना, खलीफा को ही इस्लामिक राज्य का प्रधान माना गया। और पैगंबर के बाद अबू बकर जो थे, उन्होंने ही इस्लामिक राज्य की कमान संभाली। धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार भी होता चला गया। अब कई क्षेत्र में जो गवर्नर होते थे वो एक शासक की भूमिका भी निभाने लगे। तो चूंकि राजत्व के सिद्धांत में एक ही राज्य इस्लामिक राज्य का प्रावधान है, जिसका जो हेड है वो खलीफा होता है ना। और खलीफा जिसको शासन करने का चार्टर देता था, अर्थात अधिकार पत्र देता था, जिसे सनद कहा जाता था, वो व्यक्ति सुल्तान कहलाता था, है ना। तो जब इस्लाम का उदय हुआ तो भारत में उस समय प्राचीन भारत का समय था, एंशिएंट इंडिया का समय था, राजतंत्र था, यहाँ पे हिंदू बाहुल्य राजतंत्र था, है ना। और भारत की सीमा पर भी ब्राह्मण शाही वंश का शासन था, क्षत्रियों का शासन था। और पहली बार जो भारत पर आक्रमण हुआ वो अरब मुसलमानों का हुआ। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया वो अरब से बिलोंग करते थे और उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो आइए आज हम लोग जाने कि भारत पर किन किन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, जो भारत के बाहर से आए थे, उन्होंने भारत पर अटैक किया और उनकी मंशा क्या थी, इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने जो भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम और इनका मूल नाम था अल सखवी। इनका मूल नाम अल सखवी था, जिन्होंने 712 ईस्वी को 712 एडी 712 ईस्वी को इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और जहां आक्रमण किया उस जगह का नाम था सिंध। सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक का नाम था दाहिर। यहाँ के शासक कौन थे? दाहिर थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को हराया और सिंध पर इसने अधिकार कर लिया, और यह युद्ध जो था ये इसे बैटल ऑफ रवार कहा जाता है।
और इसी के साथ इस बैटल ऑफ रवार या रवार के युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम का सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर अधिकार हो गया। इस तरह से इस्लामिक सत्ता जो है पहली बार भारतीय क्षेत्र पर स्थापित हुई। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे आक्रमणकारी की, जो तुर्क आक्रमणकारी था। ये मुस्लिम आक्रमणकारी तुर्क जाति से बिलोंग करता था और इसका नाम था सुबुक्तगी। इसका नाम था सुबुक्तगी। सुबुक्तगी मूल नाम इनका था अबू मंसूर सुबुक्तगी, जिनका जन्म जो था वो 942 ईस्वी को हुआ था। ये लोग तुर्क थे और गजनवी, इन्होंने जिस वंश की स्थापना की वो गजनवी वंश था। और 977 ईस्वी में 977 ईस्वी में 977 ईस्वी में यह गजनवी का शासक बना। यह जो था सुबुक्तगीन गजनवी का शासक बना। उस समय जो भारत की सीमा पर शाही वंश या ब्राह्मण वंश का शासन था भारत की सीमा पर, भारत के उत्तर पश्चिम में। और वहां का शासक था जयपाल। और पहला अटैक जो तुर्क आक्रमण था, है ना, सुबुक्तगीन के द्वारा, वह काबुल के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। जयपाल के विरुद्ध 988 से लेकर 989 ईस्वी के बीच 989 ईस्वी में इसने काबुल के शासक जयपाल को बुरी तरह से परास्त किया था। तो भारत पर अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो सुबुक्तगीन था, जो महमूद गजनी का पिता था, है ना। इसके बाद जो आक्रमण हुआ वो महमूद गजनी का हुआ। तो आइए हम लोग महमूद गजनी के बारे में जानें। जैसा कि मैंने कहा था कि जो इस्लामिक राज्य है उसके राजत्व के सिद्धांत में एक ही राज्य की कल्पना की गई है संपूर्ण विश्व में, वो है इस्लामिक राज्य। और जो सैद्धांतिक रूप से इस्लामिक राज्य का प्रधान होता था वो खलीफा होता था। और खलीफा जिसको शासन करने का सनद या चार्टर प्रदान करता था वो सुल्तान कहलाता था। तो महमूद गजनी जो था मुस्लिम विश्व का पहला वैधानिक सुल्तान था। अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम विश्व का पहला वैधानिक सुल्तान कौन था, तो वो महमूद गजनी था, है ना। इसने भारत पर लगभग 17 टाइम्स आक्रमण किया। हालांकि गजनी विद्या, कला और साहित्य का महान संरक्षक था। जब वो भारत पर अटैक किया तो उसके साथ कई विद्वान भी भारत आए। पहला मुस्लिम विद्वान, जिसे भारतीय विषय पर पहला मुस्लिम विद्वान माना जाता है, अल बरूनी को। अल बरूनी महमूद गजनी के दरबार में ही रहता था, जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना की। उसके अलावे उत्बी, फिरदौसी, है ना, ये भी विद्वान थे जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। और गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण का उद्देश्य भारत में कोई सत्ता की स्थापना करना नहीं था, बल्कि भारत के धन से अपने राज्य का पोषण करना। मतलब धन का प्रवाह भारत से इनके राज्य की ओर हो, ईरान की तरफ हो, यही मंशा थी इनके अटैक की, है ना। एक तो इस्लाम का प्रसार और दूसरा यहाँ के धन से अपने राज्य का पोषण करना। तो हम लोग जानते हैं कि गजनी ने तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया। वो किन किन राज्य के विरुद्ध किया, आइए देखें। पहली बार 1000 ईस्वी में मैंने कहा कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां पर एक ब्राह्मण वंशी या शाही वंश का शासन था, जिसमें जयपाल, आनंदपाल जैसे राजा हुआ करते थे। तो पहला, क्योंकि सीमा पर यही राज्य था, तो पहला अटैक जो भी होता था ना मुस्लिम आक्रमणकारियों का, वो पहले अब काबुल पर होता था।
है ना। तो 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य जो काबुल पेशावर में था, राजा जयपाल के विरुद्ध यह आक्रमण हुआ। 1001 ईस्वी में भी राजा जयपाल के विरुद्ध, 1004 में राजा आनंदपाल जो जयपाल के उत्तराधिकारी थे उनके विरुद्ध आक्रमण हुआ। 1005 में मुल्तान पर इसने आक्रमण किया, 1006 में मुल्तान और भेरा पर, 1008 में वाहिंद पर सब अटैक किया, 1009 में नरकोट कांगड़ा के क्षेत्र पर त्रिलोक चंद्र वहां के राजा थे उस पर अटैक किया। 1010 ईस्वी में मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। 1011 में इंपॉर्टेंट है थानेसर हरियाणा, थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा पे इसने अटैक किया था। 1013 में कश्मीर पर अटैक किया था। 14 में कन्नौज पर राजपाल जो था वहां का शासक था। 1015 में कश्मीर में दूसरा अटैक किया। 1017 यह इंपॉर्टेंट है जो उसने मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया था। 1018 में मेरठ पर, 21 में ग्वालियर में, 23 में कालिंगर पर आक्रमण किया था, चंदेल वंश की जो राजधानी थी, बुंदेलखंड की राजधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1025-26 में जब उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और वहां की मूर्ति को तोड़कर अपने राज्य में मस्जिद के पौधाने पर उसे लगा दिया गया था, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और यह मुस्लिम विश्व का पहला वैधानिक सुल्तान माना जाता है गजनी को, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आक्रमणकारी के बारे में जाने तो नेक्स्ट जो मुस्लिम आक्रमणकारी है उसका नाम था महमूद गौरी। महमूद गौरी जिसका ओरिजिनल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम उसका मूल नाम था और महमूद गौरी के नाम से वो प्रसिद्ध था। ये जो शासक है ये गजनी और अफगानिस्तान में गोर क्षेत्र, जो गोर क्षेत्र था ना, क्योंकि कई जातियों और उपजातियों में इस्लाम धर्म के अनुयायी बढ़ चुके थे, तुर्कों की कई जातियां थी, है ना। तो ये जो था ये गोर वंश से बिलोंग करता था। इसके भाई का नाम था गियासुद्दीन, है ना। और गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद गोर वंश का शासक बना महमूद गौरी, जिनका जन्म हुआ था 1149 ईस्वी में, है ना। भारत पर क्योंकि इसकी अपने राज्य में काफी अस्थिरता थी तो इनका जो एक महत्वाकांक्षा था भारतीय क्षेत्रों को जीतने का, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का कई बार प्रयास किया। तो सबसे पहला अटैक जो महमूद गौरी ने भारत पर किया था वो 1175 में किया। सबसे पहले वह भारतीय क्षेत्र को इसने जीता तो वो क्षेत्र था मुल्तान का। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर अनिलवाड़ा कहाँ है, गुजरात में, और वहां के शासक थे चालुक्य वंश के भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय ने महमूद गौरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह से परास्त किया। अब इनकी प्लानिंग चेंज हो गई। अब ये गुजरात होते हुए आक्रमण इनको नहीं करना था, अब इन्होंने दूसरे मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। उस समय नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान से महमूद गौरी की 2 लड़ाइयां हुई। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और उसकी हत्या कर दी गई, है ना। उसके बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई में इसने कन्नौज के शासक को परास्त किया, फिर उन्होंने चंदेल के शासक परमार्दी देव को परास्त किया, और अंततोगत्वा लास्ट जो इसका युद्ध हुआ वो जाटों के विरुद्ध था युद्ध, है ना। और इन्होंने जो भारतीय क्षेत्र को जीता था, क्योंकि इसका एक भी पुत्र नहीं था गौरी को, ये अपने गुलामों से बहुत प्यार करता था। इसके 4 महत्वपूर्ण गुलाम थे जो जिसके बारे में कहता था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे गुलाम ही मेरे शौर्य के, मेरे प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। ये 4 गुलाम थे, यलदोज,
यंदौर जिसे सिंध का क्षेत्र, गजनी का क्षेत्र दिया गया, है ना। और दूसरा था कुवाचा जिसे उच्च और मुल्तान का क्षेत्र दिया गया। तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे दिल्ली का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र दिया गया। और चौथा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते हुए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाते हुए वो बंगाल में प्रवेश किया, वहां बंगाल को जीता, लेकिन आसाम की ओर जाते समय उसकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह महमूद गोरी की जो 3 सिपह सलार बच गए, उन्होंने ही उनके राज्य को संभाला और भारतीय क्षेत्र का प्रशासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग जानेंगे अगले मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जाने कि कौन थे वो। चंगेज खां। हालांकि चंगेज खां भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं किया। चंगेज खां जिसका मूल नाम था तमेचिन खां, और ये लोग मूल निवासी थे मंगोलिया के, जो पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था और बहुत ही बर्बर जनजाति से ये लोग बिलोंग करते थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने संपूर्ण एशिया को जीतते हुए, मध्य एशिया को जीतते हुए, ये लोग जब ईरान की ओर जब बढ़ा चंगेज खां, तो ईरान का राजकुमार मंगबर्नी जो था वो भारत में प्रवेश किया और तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश से उसने शरण मांगी। लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबर्नी को शरण नहीं दिया और इसी कारण से चंगेज खां ने भारत पर उस समय आक्रमण नहीं किया। लेकिन भारत पर पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो बहराम शाह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? गुलाम वंश के शासक थे बहराम शाह। बहराम शाह के समय में पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो बहराम शाह के समय में हुआ था, और इस आक्रमणकारी का नाम था तैर बहादुर। तैर बहादुर लगभग 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, सॉरी 1296 नहीं, 1241 ईस्वी में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था भारत पे। अब हम लोग अगले मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जाने, जो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में इनका भी आक्रमण हुआ था, और इस मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम था तैमूर लंग, जिसका मूल नाम था तिमूर बिन तारागाई बरलास, जिनका जन्म हुआ था 1336 ईस्वी में समरकंद में, जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका नाम तैमूर लंग था। मतलब तैमूर लंग का मतलब होता है जो एक पैर से लंगड़ा हो। एक पैर से, चूंकि ये पैर से लंगड़ा था इसलिए इसका नाम तैमूर लंग था। इसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत का जो शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये बहुत ही बर्बर था ये तैमूर लंग, और इसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में एक कमजोर तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आइए हम लोग अब अगले मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जानें। नेक्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी है बाबर, जिनका मूल नाम था जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर जिनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। और ये जो बाबर थे ना, बाबर फरगना के एक छोटा सा राज्य था फरगना, वहीं के शासक हुआ करते थे। 12 वर्ष की उम्र में ही ये फरगना के शासक बन गए, लेकिन इनको अपने परिवार के लोगों से ही खतरा उत्पन्न हुआ और इनके अपने सगे चाचा ने ही इनके राज्य को हथियाने का प्रयास किया। तब इनकी नजर भारत की ओर गई, और ऐसा बाबरनामा में एक कहानी है कि ये अपनी दादी माँ से कहानी सुनता था भारत के बारे में, और उसको तभी से इच्छा हो गई थी कि वो भारत पर आक्रमण करे। लेकिन भारत पर आक्रमण करने के पीछे एक दूसरा कारण था कि जो एक राजनीतिक और अस्थिरता की स्थिति इसके अपने मातृ राज्य में थी ना, उसके कारण ये भारत की तरफ इसका रुझान हुआ। और बाबर जो था वो अपने पिता के
पक्ष से ये तैमूर लंग का वंशज था, जबकि माता की ओर से ये चंगेज खां का वंशज था। मतलब तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों का रक्त इस बाबर के अंदर हुआ। ये वैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसने भारत पर सबसे पहले 1519 में आक्रमण किया, पंजाब में आक्रमण किया। 1519 में पहला जो आक्रमण था वो बाबर का 1519 में, फिर 1520 में, 1523 में, 1525 में इसने पंजाब के क्षेत्र पर घेरा को जीत लिया, पंजाब के एरिया को जीत लिया। उसमें पंजाब का गवर्नर जो था वो दौलत खान लोधी था। और कई सूचना मिलती है कि दौलत खान लोधी ने ही बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, क्योंकि दिल्ली में उसके जो भतीजा थे जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, उनसे वो असंतुष्ट थे, तो दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया। ऐसे भी सूचना दी जाती है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। हालांकि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन दौलत खान लोधी ने तो उससे उसकी मुलाकात भी हो चुकी थी, तो दौलत खान लोधी ने निश्चित रूप से बाबर को आमंत्रित किया था। और फिर 14 फरवरी 1526 को 14 फरवरी 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया और भारत में उसकी सत्ता स्थापित हुई। 1526 से 1530 तक वो भारत का बादशाह रहा, है ना। और इस दौरान उसने खानवा की लड़ाई लड़ी, इसके अलावा घग्गर की लड़ाई लड़ी, चंदेरी की लड़ाई लड़ी, राणा सांगा के साथ भी इसका युद्ध हुआ। और राणा सांगा के साथ युद्ध में इसने जिहाद का भी नारा दिया था। तो बाबर भी मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जाने। भारत पर जो अगला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था नादिर शाह, जिसका मूल नाम था नादिर शाह अफसार, और इसका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। ये ईरान का एक शक्तिशाली शासक था और भारत पर आक्रमण करने की इसकी कोई मंशा नहीं थी। इसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, अफगानिस्तान के साथ इसका विरोधाभास था। और जब इसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था उस समय भारत में मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि एक अय्याश शासक था। अय्याशी में ही उसका समय बीतता था। इसने मुगल बादशाह को खबर भी अपने दूत के माध्यम से भिजवाया था कि मैं जब अफगानिस्तान पर आक्रमण करूं तो आप अपनी सीमा में अफगानियों को प्रवेश नहीं करने देंगे, लेकिन उस दूत की भी हत्या कर दी गई। इसी से गुस्सा कर जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो अफगानी लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करके यहाँ शरण लिया। इस बात से नादिर शाह बौखला गया और उसने पंजाब में उस समय जो मुगल गवर्नर था उसके विरुद्ध आक्रमण किया। और इस लड़ाई का नाम था करनाल की लड़ाई, जो 1739 ईस्वी में लड़ी गई थी। करनाल की लड़ाई में इसने मुगलों की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन जब वो वहां से लौट रहा था तब अवध के जो नवाब थे सादत खां, उन्होंने ईरान के शासक नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और लालच दिया कि वहां आपको करोड़ों रुपया आपको प्राप्त हो सकता है, अटूट संपत्ति प्राप्त हो सकता है, आप मोहम्मद शाह रंगीला पर अटैक करें। उसके बाद इसने दिल्ली पर अटैक किया और बुरी तरह से दिल्ली को लूटा। दिल्ली में इसने कत्लेआम भी करवाया और मुगल सत्ता के पास जो धन था, अकूत संपत्ति था, उसको लूटने का काम किया। कहा जाता है कि 70 करोड़ से अधिक धन वो ले गया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, दासियां, साथ में कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और जो दिल्ली के लाल किले में रखा हुआ था, ये सब नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया। और कहा जाता है कि उसने 3 साल तक ईरान में जनता पर कोई कर नहीं लगाया, क्योंकि वो इतना अकूत धन भारत से लूट कर ले गया था। यहां से धन का प्रवाह ईरान की ओर हुआ था। तो 1739 में करनाल की लड़ाई में जो था वो पहली लड़ाई थी नादिर शाह का भारत में, करनाल की लड़ाई।
है ना। अब हम लोग नेक्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जाने। नेक्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी है अहमद शाह अब्दाली, जो मूल नाम नादिर शाह अफसार था। इसका जन्म 1722 ईस्वी में हेरात अफगानिस्तान में हुआ था और इसने पहला आक्रमण 1748 में किया पंजाब पे, और मुगल गवर्नर को वहां परास्त किया। इसके बाद लगातार उसने आक्रमण किया पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार करने के लिए, और उसके बाद उन्हें दिल्ली पर भी आक्रमण किया। अहमद शाह को हराकर मार डाला, उसके जगह आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। और अहमद शाह अब्दाली की जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो था 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को परास्त किया। अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में मुगल भी थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी थे, और मराठों के साथ कोई भी नहीं था, और मराठों को बुरी तरह से परास्त किया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली की जो अंतिम लड़ाई हुई थी भारत में, वो सिखों के विरुद्ध इसने अपना अभियान किया था। इस तरह आपने देखा कि पूर्व मध्यकाल से लेकर मॉडर्न इंडिया तक कितने मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुए। प्रारंभ में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो सिर्फ यहाँ के धन से अपने राज्य का उनके अपने करने के लिए हुआ, धर्मांतरण करने के लिए हुआ, लूट खसोट के लिए हुआ। जबकि आगे चलकर जो मोहम्मद गोरी आया या बाबर का जो आगमन हुआ, उसने भारत के संसाधनों का दोहन नहीं किया, बल्कि भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना की। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो आए तो आपको पहले इसकी सूचना मिल सके। हमें सलाह भी आप निश्चित रूप से दें कि आपको किस विषय पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, है ना। तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही रोचक विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।